D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Himself, D.B. Cooper. D.B. Cooper investigator Eric. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज हम उस इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसने तकरीबन आज से 50 साल पहले एक हवाई जहाज को हाईजैक किया, अपने मुतालबात मनवाए और फिर हवा में ऐसे गायब हुआ कि तकरीबन 45 साल तक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां उस बंदे को ढूंढती रहीं, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। और फिर 45 साल बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजबूरन उस केस को बंद करना पड़ा। दोस्तों, ये एयर एविएशन हिस्ट्री का पहला और शायद आखिरी केस था जिसे आज तक भी हल नहीं किया जा सका। ये इंटरेस्टिंग वाकया 24 नवंबर 1971 को ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट में पेश आया था, जो कि पोर्टलैंड से सिएटल जा रही थी। उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं होती थी और ना ही कोई मुसाफिरों की इतनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती थी। दोस्तों, इस फ्लाइट के अंदर कुल 6 क्रू मेंबर और 36 मुसाफिर बैठे हुए थे और जहां पर किसी आम फ्लाइट को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं, वहां पर इस फ्लाइट को भी तकरीबन 35 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर एक डैन कूपर नामी आदमी था जो देखने को तो एक बिजनेसमैन लग रहा था, क्योंकि उसने अपना सारा हुलिया एक बिजनेसमैन वाला बनाया हुआ था। उसने 3-पीस सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था और उसने आंखों के ऊपर ब्लैक कलर के सनग्लासेस लगाए हुए थे। अब जब ये डैन कूपर नामी आदमी जहाज में दाखिल हुआ तो ये जहाज की सबसे पिछली अपनी मनपसंद सीट पर जाकर बैठ गया और इसने सीट पर बैठते ही अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और सिगरेट लगाकर जहाज के टेक ऑफ करने का इंतजार करने लगा। याद रहे कि उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउ था। दोस्तों, फिर तकरीबन 2:58 पर जहाज हवा में टेक ऑफ कर गया और जहाज के टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद ये डैन कूपर नामी आदमी पीछे की तरफ मुड़ा और अपने बिल्कुल पीछे खड़ी हुई एक एयर होस्टेस को हंसते हुए कहा, हाय मैम, माय नेम इज डैन कूपर, और हंसते हुए उसे एक लेटर पकड़ा दिया। अब इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शॉफनर था और ये एक 23 साल की लड़की थी। फ्लोरेंस शॉफनर को यूं लगा कि ये आदमी उसे एक नौजवान लड़की समझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसने बगैर पढ़े वो लेटर अपने पास रख लिया। लेकिन फिर डैन कूपर ने फ्लोरेंस शॉफनर को कहा कि मैम, मेरे पास एक बॉम्ब है और आपको ये लेटर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, अब जब फ्लोरेंस शॉफनर ने ये लेटर पढ़ा तो ये उसे चौंका देने के लिए काफी था, क्योंकि उसके ऊपर साफ अल्फाज में लिखा हुआ था कि आई हैव बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वांट टू यू सिट बाय मी, कि मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आकर सीट पर बैठ जाएं। ये लेटर पढ़ते ही फ्लोरेंस शॉफनर बहुत ज्यादा डर गई और डैन कूपर की साथ वाली सीट पर आके उसके साथ बैठ गई, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके पास एक बॉम्ब हो सकता है। फिर डैन कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला तो फ्लोरेंस शॉफनर ने देखा कि उसके अंदर वाकया ही एक बॉम्ब था और उसके साथ कुछ बैटरीज लगी हुई थी। अब डैन कूपर ने अपनी 3 डिमांड्स फ्लोरेंस शॉफनर के आगे रखी कि उसे $2 लाख कैश चाहिए और 2 पैराशूट चाहिए और सियाटल एयरपोर्ट के ऊपर एक रिफ्यूल टैंक चाहिए कि जब जहाज लैंड करे तो उसे रिफ्यूल किया जा सके। और साथ ही उसने साफ अल्फाज में धमकी भी दी कि अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं इस बॉम्ब को फाड़ दूंगा। अब फ्लोरेंस शॉफनर डरी हुई यहाँ से उठकर सीधी कैप्टन के पास चली गई और उसने सारा माजरा जाकर कैप्टन को सुना दिया। दोस्तों, अब ये जहाज हाईजैक हो चुका था और जहाज के कैप्टन ने इस हाईजैकर यानी डैन कूपर नामी इस आदमी के साथ अपना राब्ता कायम रखने के लिए एक और एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलो था उसे एक ट्रांसमीटर फोन देकर इस हाईजैकर के पास भेज दिया ताकि वो कैप्टन और उसके दरमियान राब्ता कायम रख सके। और फिर कैप्टन ने हुकाम से राब्ता किया और ये सारा माजरा बताया कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। दोस्तों, याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्लेन हाईजैक था जिसे पैसों के लिए हाईजैक किया गया था। तो हुकाम ने यह फैसला किया कि हाईजैकर के साथ पूरा तामुन किया जाएगा और उसकी तमाम डिमांड्स मानी जाएंगी ताकि वो मुसाफिरों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके या किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अब इस दौरान मुसाफिर भी बोलना शुरू हो गए थे कि आखिर 35 मिनट का ये सफर इतना लंबा क्यों हो गया है, लेकिन मुसाफिरों को ये बताया जाता रहा कि जहाज में कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई हैं जिनकी वजह से जहाज को लैंड नहीं कराया जा रहा और ये जहाज सिएटल एयरपोर्ट के गिर्द तकरीबन 1.5 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। दोस्तों, फिर हुकाम ने सिएटल नेशनल बैंक से राब्ता किया और उनसे इन पैसों की दरखास्त की।
सियाटल नेशनल बैंक ने पहले से ही पैसों का कुछ जखीरा इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जमा करके रखा हुआ था। ये 20-20 डॉलर के कई हजार नोट थे और इनमें से तकरीबन 10,000 नोट यानी 2 लाख डॉलर इकट्ठे किए गए। और मजे की बात यह है कि इन सारे नोटों के नंबर पहले से ही सियाटल नेशनल बैंक ने नोट कर रखे हुए थे, यानी इस जखीरे के अंदर जितने भी नोट थे उन सब के नंबर सियाटल नेशनल बैंक के पास पहले से नोटेड थे। अब इस रकम को इकट्ठा करके बैगों के अंदर बंद करके एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया और उधर एक फ्यूल टैंक भी एयरपोर्ट पर रेडी कर दिया गया और पास के पैराग्लाइडिंग क्लब से 2 पैराशूट भी मंगवा कर एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई। दोस्तों फिर आखिरकार 5:45 पर जहाज को सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया और अपने किए गए वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरे हुए 2 बैग जिनमें तकरीबन 2 लाख डॉलर थे और 2 पैराशूट फराहम कर दिए गए और साथ ही जहाज को भी रीफ्यूल कर दिया गया। अपनी तमाम शराइत मनवाने के बाद डैन कूपर ने 2 क्रू मेंबर्स और 35 मुसाफिरों को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी और 2 पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज में रहने का ही कहा। और जब वो सब लोग उतर गए तो डैन कूपर ने पायलट्स को कहा कि अब जहाज को टेक ऑफ करें। अब रात हो चुकी थी और पायलट्स ने जहाज को टेक ऑफ करवा दिया हुआ था। फिर डैन कूपर ने उस एयर होस्टेस यानी टीना मकलो के जरिए पायलट्स को कुछ हिदायत जारी की, जिनमें उसने कहा कि जहाज के लैंडिंग गियर्स खुले रहने चाहिए और जहाज का एल्टीट्यूड तकरीबन 10,000 मीटर तक हो, इसकी स्पीड तकरीबन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हो और इसे सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट्स ने डैन कूपर की 3 शराइत तो मान ली, लेकिन एक शराइत मानना मुमकिन नहीं था क्योंकि जहाज में इतना फ्यूल ही नहीं था कि उसे मैक्सिको सिटी लेकर जाया जा सके। फिर पायलट्स ने डैन कूपर को 2 ऑप्शंस दी। पहली थी रीनो की ऑप्शन और दूसरी थी फिनिक्स की ऑप्शन कि इन 2 शहरों के अंदर जहाज को लैंड करवा दिया जाए। फिर कुछ देर बाद डैन कूपर रीनो के लिए मान गया और जहाज को सीधा रीनो की तरफ कर दिया। उसके बाद फिर कुछ ही मिनटों बाद डैन कूपर ने अपने साथ बैठी हुई एयर होस्टेस टीना मकलो को अंदर कॉकपिट में जाने का कहा। जब टीना मकलो अंदर कॉकपिट में जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो डैन कूपर अपने साथ कुछ बांध रहा था। फिर उसके बाद टीना मकलो अंदर कॉकपिट में चली गई और उस जमाने में जहाजों के कॉकपिट के दरवाजे के अंदर कोई भी शीशा नहीं होता था, यानी जो बंदा कॉकपिट में चला जाता था वो पीछे से नहीं देख सकता था। उस जमाने में जहाजों के पीछे एक सीढ़ियां होती थी जिनसे जहाज से उतरा जा सकता था या जहाज से छलांग लगाई जा सकती थी, जिन्हें बैक स्टेयर्स कहा जाता था। डैन कूपर ने वो स्टेयर्स खोली और वहां से छलांग लगा दी। और दोस्तों उसके बाद वो हुआ कि जिसे आज तक भी डिस्कस किया जा रहा है और उस पर बहस की जा रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि डैन कूपर ने आखिर फिर क्या किया था। आखिरकार 3 घंटों बाद जहाज को रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। फिर जहाज की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई, लेकिन जहाज के अंदर से सिवाय डैन कूपर की एक टाई और एक पैराशूट जो वो वहां पर छोड़ गया था या वो सिगरेट के टुकड़े जो वो पीता रह गया था, इनके अलावा FBI को वहां से कोई चीज या कोई सबूत भी नहीं मिल पाया और ना ही FBI के पास उस वक्त उसकी कोई फोटो थी जिसकी वजह से उसको ढूंढा जा सके। फिर FBI ने मुसाफिरों की मदद से उसका एक स्केच बनाया। अब FBI को डैन कूपर को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि उसने आखिरकार छलांग कौन से इलाके पर लगाई थी, लेकिन ये जानना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि डैन कूपर की हदायत के मुताबिक पायलट्स ने जहाज को ऑटो पायलट पे लगा दिया हुआ था और जहाज एक रफ्तार यानी 320 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में चलता रह गया था और उसका एल्टीट्यूड भी नोटेड था। इन सबूतों को देखते हुए जहाज के उस एरिया का पता लगाया गया कि जहाज 8:10 पर कहां पहुंचा था। उस एरिया के इर्द गिर्द 45 किलोमीटर का एरिया मुख्तस किया गया उसको ढूंढने के लिए और FBI ने वो तमाम नोट्स जिनके नंबर नोटेड थे वो अखबारों में शाया कर दिए कि जिस बंदे को भी इस तरह के कुछ नोट्स मिलें तो वो FBI को इन्फॉर्म करे। लेकिन 9 साल तक ढूंढने के बाद उसका कोई एक भी सुराग FBI को नहीं मिल पाया। आखिरकार 9 साल बाद कोलंबियन रिवर के किनारे एक खेलते हुए बच्चे को रेत के अंदर से नोटों की कुछ गुठियां मिली। चूंकि ये वाकया बहुत ज्यादा मशहूर था, इन नोटों के नंबर्स अखबारों के ऊपर भी शाया हो चुके थे, तो जब उस बच्चे ने अपने माँ बाप को वो गुठियां ला कर दी तो उन्होंने वो नंबर पढ़े और FBI को इन्फॉर्म किया। उसके बाद FBI ने इस सारे इलाके में सर्चिंग करना शुरू कर दी
और FBI को उस रेत के अंदर से और भी कुछ नोटों की गुठियां मिली जो कि तकरीबन $8,000 थे। अब इन नोटों के मिलने के बाद कुछ लोगों को ये लग रहा था कि डैन कूपर उस रात तूफान की जद में आके मारा गया होगा, और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि उसके कुछ साथियों ने या उसने केस का रुख बदलने के लिए यहाँ पर कुछ नोटों की गुठियां आकर खुद छुपाई होंगी ताकि केस का रुख बदला जा सके। आज तक कोई भी ये सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि वो शख्स इतने सारे पैसे लेकर कहाँ गायब हो गया और वो कौन था। और आज भी FBI की वेबसाइट पर आपको ये केस देखने को मिलेगा जो कि इतने सालों से अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे।